ये कहानी है साध्वी नाम की एक सरल और सीधी सादी लड़की की, जिसका जीवन बचपन से ही मुश्किलों से भरा था। उसका जन्म होते ही उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। कुछ वर्षों बाद उसके पिता श्रीमान विमल ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन साध्वी की सौतेली माँ श्रीमती निर्मला ने उसे कभी भी अपनी बेटी का दर्जा नहीं दिया। वो साध्वी से घर के सारे काम करवाती थी और हमेशा ताने मारती रहती थी, जिसे साध्वी बिना किसी शिकायत के सहती रही। निर्मला की अपनी बेटी चारू घर की शहजादी थी और साध्वी की पहचान एक नौकरानी की ही थी। सुबह के करीब 4 बजे थे। साध्वी आंखें मलते हुए उठी। हे ईश्वर, आज फिर देर हो गई। माँ फिर से नाराज होंगी। बिस्तर से उठते ही साध्वी का पहला काम गांव के सार्वजनिक कुएं से पानी भरना होता था। इसके बाद झाड़ू पोछा। मुझे आज ताजी इमली की चटनी चाहिए, जल्दी कर, चारू को भूख लगी है। तू खड़ी क्या है? चारू की हर इच्छा तुरंत पूरी होती थी, जबकि साध्वी अपनी हर ख्वाहिश को आंखों में ही दबा लेती थी। चारू दिन भर अपनी सहेलियों के साथ हंसती गाती और घूमती रहती। सुना, रामपुर गांव से अभिनव कल हमारे शीतला माता के मेले में आया था। उसके पिता तो जिले के सबसे बड़े अनाज व्यापारी हैं। अरे चारू, तू तो पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। तेरी शादी तो अभिनव से ही होगी। गांव की गलियों में चारू का दबदबा था और घर की 4 दीवारी में साध्वी का दर्द। काश मेरा भी कोई होता जो मुझसे प्यार से बात करता। पता नहीं पिताजी शहर से कब वापस आएंगे। निर्मला विमल से फोन पर बात कर रही थी। हाँ जी, सब ठीक है, बस चारू की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। साध्वी तो एकदम खुश है, आप उसकी चिंता मत करो। मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। रात के समय जब सब खाना खाकर सो जाते, तो बचा खुचा खाना खाकर साध्वी अकेले बर्तन धोती थी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप यहाँ होती। मुझे बहुत अकेलापन लगता है। यहाँ मुझे समझने वाला कोई नहीं है। अगले दिन गांव की औरतें चौपाल पर बैठी बातें कर रही थीं। अरे सुनो, वो हमारे चाचा धर्मपाल का बेटा अभिनव, जो सरकारी नौकरी करता है, शहर से लौटा है। वो लोग अभिनव की शादी करवाना चाहते हैं। मैं सोच रही थी क्यों न तुम्हारी बेटी साध्वी का रिश्ता वहाँ करवा दे। अरे बुआ जी, आप मजाक कर रही हैं। साध्वी अभी बहुत छोटी है, उसका तो घर के काम में मन भी नहीं लगता, और फिर वह कमजोर भी है। कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? क्या बात करती हो निर्मला? साध्वी तो पूरे घर का काम अकेले करती है, सुबह से रात तक लगी रहती है। और छोटी कहाँ है? वो तो चारू से भी 1 साल बड़ी है। नहीं नहीं, असल में साध्वी के भाग्य में थोड़ा दोष है। एक पंडित ने कहा था, अगर उसकी शादी जल्दी कर दी तो घर टूट जाएगा। इसलिए मैं अभी कुछ नहीं सोच रही। माँ, अभिनव मेरे लिए अच्छा रहेगा क्या? वह तो मेले में मुझे ही देख रहा था। मुझे लगता है वह मुझे पसंद करता है। बिल्कुल मेरी राजकुमारी बेटी, मैं तुझे अच्छे से अच्छे घर में ब्याहूंगी। तू चिंता मत कर, तेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। मैं उस मनहूस के लिए ऐसे ही बहाने बनाती रहूंगी। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती, तब तक उसका कोई जिक्र नहीं होगा। कुछ दिनों बाद निर्मला की बहन के देवर का लड़का एक और रिश्ता लेकर आया। अरे ओ निर्मला बहन, बाहर तो आओ। मैं चाह रही थी कि साध्वी के लिए बात चलाऊं। हाय हाय, आपको किसी ने नहीं बताया? साध्वी को हमेशा बुखार रहता है और उसका स्वभाव भी कुछ अलग है। आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मैं तो पहले ही बता रही हूँ, और वह खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहती। निर्मला ने खुद अभिनव और उसके माता पिता को घर बुलाया था, अपनी बेटी चारू का रिश्ता तय करवाने के लिए। माँ, देखो तो मैं आज कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज अभिनव मुझे देखकर पक्का हाँ कर देगा। हाँ मेरी रानी, तू तो परी है। बस तू चुप रहना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आज तेरा रिश्ता पक्का करके ही रहूंगी। दोपहर होते ही अभिनव और उसके माता पिता श्रीमान और श्रीमती शर्मा
चारू को देखने पहुँचे। आइए आइए, यह मेरी प्यारी बिटिया चारू है। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल घर की लक्ष्मी लगती है। आज तो चारू ने अपने हाथों से आपके लिए चाय और समोसे बनाए हैं। आप लोग खाइए ना, मेरी बेटी के हाथों में बहुत स्वाद है। ये समोसे वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। इतने अच्छे समोसे तो मैंने शहर में भी नहीं खाए। बिटिया, बताओ ना, ये समोसे कैसे बनाए तुमने? थोड़ा हमें भी तो सिखा दो। मैंने तो बस मैं इसी बीच अभिनव की नजर रसोई में खड़ी चुपचाप काम करती साध्वी पर पड़ी। रानी की माँ, आपके रसोई में वो लड़की कौन है? वो साध्वी मेरी बड़ी बेटी है, लेकिन अभी वो अच्छी नहीं है। हमने उसके लिए शादी की बात नहीं सोची। अभिनव की माँ ने साध्वी को अंदर बुलाने को कहा। बेटा, क्या तुम बता सकती हो कि इतने स्वादिष्ट समोसे कैसे बनाते हैं? इसे कुछ अच्छे से नहीं आता। अभी तो बस मैं इसे खाना बनाना सिखा रही हूँ। देखिए ना, साध्वी तो अभी। निर्मला जी, ये कैसा बहाना है? पहले आपने कहा था साध्वी बच्ची है, अब कुंडली दोष आ गया। ऊपर से आपका ये झूठ कि समोसे चारू ने बनाए हैं। अगर आपकी बेटी को समोसे बनाने नहीं आते तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सीधी बात है, साध्वी मेरी सगी बेटी नहीं है। मैं उसकी शादी की जिम्मेदारी नहीं सकती। आपको रिश्ता करना है तो चारू से कीजिए, वरना आप जा सकते हैं। अभिनव और उसके माता पिता नाराज होकर तुरंत वहां से चले गए। निर्मला गुस्से से साध्वी पर भड़क उठी। मनहूस कही की, क्यों आई तू बीच में? सब बर्बाद कर दिया तूने। मेरी बेटी का रिश्ता तेरी वजह से टूट गया। क्यों बताया तूने कि समोसे तूने बनाए हैं? माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पहले चारू से समोसे बनाने की विधि पूछी थी। चुप, जबान चलाती है। तुझे तो खाना भी नहीं देना चाहिए। अब मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अगली सुबह साध्वी के पिता का फोन आया। मुझे इस साल शहर से छुट्टी नहीं मिल पाएगी, माफ करना। मैं अगले साल ही आ पाऊंगा। निर्मला के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब देख, तेरे बापू साल भर नहीं आएंगे। साध्वी की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। अब मैं वही करूंगी जो मेरे और तेरे लिए ठीक है। तो माँ, अब देर क्यों? साध्वी को जल्दी घर से बाहर निकालो। वह हर रिश्ता बर्बाद करती रहेगी। उसी शाम चारू की कुछ सहेलियां आईं। हमारे गांव में कोई ऐसा लड़का है जो बहुत गरीब हो, जिससे अगर कोई लड़की शादी कर ले तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हाँ, रघु है ना, जिसके पास खुद का घर तक नहीं है। उसकी माँ बीमार रहती है, खेत भी गिरवी पड़े हैं। बस उसकी शादी साध्वी से करवानी है। उसके पिताजी भी तो 1 साल तक घर नहीं आने वाले। ये हम उसकी जिंदगी बना रहे हैं, वरना कौन करेगा उस मनहूस से शादी? अगली सुबह निर्मला ने जबरदस्ती साध्वी को लेकर गई और रघु के साथ उसकी तुरंत शादी करा दी। साध्वी अपनी किस्मत के आगे चुपचाप खड़ी थी। देखो साध्वी, मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई। मैं कुछ कमाता भी नहीं हूं, खेत भी कर्ज में डूब चुका है, पर मैं जल्द ही काम ढूंढ लूंगा। रघु अपने दोस्त की दुकान से कुछ सब्जियां उधार मांग लाया। मैंने कुछ सब्जियां लाई हैं, आज तुम इसी से कुछ बना लो। कल मैं कुछ न कुछ काम जरूर खोज लूंगा।
साध्वी ने थोड़ी सी सब्जी से ही बहुत अच्छा खाना पकाया। बेटी, तुमने कम मसालों में भी कितनी अच्छी सब्जी बना ली। तुम तो अन्नपूर्णा हो। रघु को एक दोस्त के खेत में काम मिल गया। दिन कटते गए। सुनिए, मैं कह रही थी, हमारे घर सामने कितनी बड़ी जगह खाली है। क्यों ना आप वहाँ कुछ सब्जियों की खेती करें। आखिर आप कब तक दूसरे के खेत में मजदूरी करेंगे? तुम जो कह रही हो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं आज ही बीज डाल देता हूं और खेती शुरू करता हूं। दिन कटते गए। कुछ ही दिनों बाद बगीचे में बहुत सारी सब्जियां उग गईं। साध्वी, माँ, कहाँ हो? ये देखो, हमारी मेहनत रन लाई माँ। रघु रोज मेहनत करता और बाजार में सब्जियां बेचता। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। साध्वी, मैं सोच रहा था कि हमारे पास अब अच्छे पैसे आने लगे हैं। क्यों ना हम अब नया घर खरीद लें और खेत भी वापस छुड़वा लें। रघु ने अपना खेत भी छुड़वा लिया और गांव के बीचों बीच एक नया सुंदर घर भी खरीद लिया। उधर चारू के पति को उसके कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। माँ, साध्वी का घर तो मेरे घर से भी बहुत बड़ा और सुंदर है। हमने तो साध्वी की शादी एक गरीब से करवाई थी, पर ये क्या हुआ? चारू के पति की कोई मदद नहीं कर रहा था। रानी, अब मैं थक चुका हूँ। कहीं से मदद नहीं मिल रही है। निर्मला को अब सिर्फ साध्वी का ही सहारा नजर आ रहा था। रानी सुन बेटा, अब बहुत हुआ। तू मेरे साथ चल साध्वी के घर। वो हमारी मदद जरूर करेगी। साध्वी ने जब अपनी सौतेली माँ और बहन को देखा तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। माँ, चारू, आप दोनों, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। कैसी है? आइए ना, अंदर बैठिए ना। निर्मला साध्वी के पैरों में गिर गई। साध्वी, मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। बचपन से तुझ पर अत्याचार किया। तेरी शादी भी जानबूझकर एक गरीब लड़के से करवा दी। मुझे माफ कर दे बेटी। हमें हमारे कर्मों का फल मिल गया। साध्वी, मेरी बहन, मैंने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। शायद इसलिए मेरे साथ आज ये हुआ। ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ हुआ है क्या? बताओ ना। रानी और माँ ने उसे सारी बातें बताईं। साध्वी ने रघु को बुलाया। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। रघु ने अगले ही दिन साहूकार के पास जाकर सारा कर्ज चुका दिया और उनका घर व खेत वापस छुड़वा लिया। रघु भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो आज हम बेघर हो जाते हैं। साध्वी, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। तूने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। जीजा जी और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चारू तो मेरी बहन है, ये तो मेरा फर्ज है। तू खुश रहे, मैं बस यही चाहती हूँ। और चारू को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें अब जाकर साध्वी की कद्र समझ आई। अब सब लोग बहुत प्यार से रहने लगे। साध्वी को भी माँ का प्यार मिल गया। रघु और साध्वी का नया सुंदर घर प्यार और शांति से भरा था। उनके जीवन की सबसे बड़ी दौलत उनकी बेटी श्रद्धा थी। निर्मला और चारू अब पूरी तरह बदल चुकी थीं और साध्वी से प्यार करती थीं। एक दोपहर रघु खेत से आता है। साध्वी उसे पानी देती है। निर्मला रसोई में रघु की माँ के साथ काम कर रही है। चारू अपनी बेटी श्रद्धा को खिला रही है। विमल कुर्सी पर बैठकर सबको देख रहे हैं। आज काम करके मन को बहुत सुकून मिला। अब सब कुछ अपना है। ये खेत, ये घर, ये शांति। शांति तो तभी मिली जब माँ और दीदी का मन बदल गया। अब घर पूरा लगता है। तुम दोनों अब भी खड़े हो? रघु बेटा, हाथ मुंह धो लो।
हमने तुम्हारे लिए साध्वी की पसंद की सब्जी बनाई है। अब मुझे समझ आया, ये लड़की इतनी स्वादिष्ट सब्जी क्यों बनाती है। ये प्यार से बनाती है। हाँ निर्मला, अब जाकर तुम सही बात बोली हो। दीदी, क्या मैं आज रात श्रद्धा को अपने कमरे में सुला लूं? मुझे अब इससे दूर रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ चारू, क्यों नहीं, वो तुम्हारी भी तो बेटी है। मुझे लगता है शहर की भागदौड़ छोड़कर गांव आकर मैंने सबसे सही फैसला लिया। अपने परिवार को एक साथ इतना खुश देखकर मेरी जिंदगी की सारी थकान मिट गई है। विमल जी का दिल अब संतोष से भरा था। उन्हें यकीन था कि साध्वी ने अपनी सरलता और सहनशीलता से सबका दिल जीत लिया था। रात के समय जब सब सो गए तो रघु और साध्वी अपने कमरे में थे। घर में अब भी काम की मीठी खुशबू आ रही थी। साध्वी, तुम जानती हो मेरी सबसे बड़ी दौलत क्या है? आपका काम, आपके खेत। मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम हो। तुमने मुझे दौलत कमाना नहीं, रिश्ते कमाना सिखाया। तुमने निर्मला माँ और चारू को अपने प्रेम से जीत लिया। तुमने बदले में नफरत नहीं दी, बल्कि उन्हें माफी दी। मैंने बस इतना किया रघु कि जो प्यार मुझे मेरी माँ से नहीं मिला वो मैंने उन्हें दे दिया। मैंने बचपन में सोचा था कि कर्मों का फल सिर्फ बुरा होता है, पर अब देखती हूँ जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तुम सही कहती हो। मैंने पहले सोचा था कि तुम्हारी शादी मुझसे करवाकर निर्मला ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर असल में ईश्वर ने तुम्हारी किस्मत में मुझे लिख दिया था ताकि मैं तुम्हें वो सब दे सकूं जो तुम हक से चाहती हो। प्यार, सम्मान और एक सच्चा परिवार। साध्वी ने रघु के कंधे पर सिर रखा। अब उसका जीवन पूर्ण था। उसने सीखा था कि कर्मों का फल सिर्फ सजा नहीं बल्कि पुरस्कार भी होता है। एक पुरस्कार जो धैर्य और सच्चाई से मिलता है। देर रात जब सब सो रहे थे, निर्मला को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी पिछली गलतियों के बारे में सोचकर बेचैन थी। निर्मला धीरे से रघु की माँ के कमरे में जाती है, जो जग रही हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ निर्मला, आओ। तुम अभी तक सोई नहीं? मेरे दिल पर एक बोझ है। मैं हर दिन साध्वी को देखती हूँ और मुझे खुद से नफरत होती है। उसे कितना दुख दिया सिर्फ इसलिए कि वो अमीर नहीं थी। मैंने एक अच्छी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ बेटी। तुम अब बदल चुकी हो। साध्वी भी तुम्हें बहुत प्यार करती है। उसने तुम्हें अपनी माँ का स्थान दिया है। वो बहुत महान है। उसने हमें सिखाया कि दौलत से ज्यादा जरूरी दिल की अच्छाई होती है। मैं अब जाकर असली सुकून महसूस कर रही हूँ। यही तो कर्मों का फल है निर्मला। तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हें मुक्ति दिला रहा है। अब जाओ, शांति से सो जाओ। उस रात निर्मला सालों बाद बिना किसी पछतावे के शांति से सोई। अगले दिन सुबह विमल जी अपनी कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे थे और पूरा परिवार हंसी खुशी से नाश्ता कर रहा था। विमल जी का चेहरा संतुष्टि से चमक रहा था। विमल जी अखबार बंद करके सबको देखते हैं। मुझे पता है कि अब मुझे गांव छोड़कर शहर के बड़े घर की बिल्कुल याद नहीं आती। पिताजी, शहर में सिर्फ पैसा था, यहाँ पर सच्चा परिवार है। सही कहा चारू। रघु, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें
पैसे कमाने का सही रास्ता नहीं दिखा पाया, इसलिए मैं उदास रहता था। पर साध्वी ने मुझे समझाया कि असली दौलत प्यार में है, रिश्तों में है। मेरा सिर आज फक्र से ऊंचा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चों। जी का चेहरा संतुष्टि से चमक रहा था। विमल जी अखबार बंद करके सबको देखते हैं। विमल जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर एक गहरी, शांत मुस्कान थी। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पाली है। एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया था और हर सदस्य अब खुशी से जी रहा था। उनका कर्मों का फल अब पूरा हो चुका था और साध्वी खेत की मेड़ पर साथ बैठे थे, जहां सूरज डूब रहा था। शांत वातावरण, दूर से बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है। उस शांत शाम को रघु और साध्वी ने अपने अटूट विश्वास के धागे को और कसकर बांध लिया। अगली सुबह परिवार का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। शहर की भागदौड़ छूट चुकी थी और गांव का सादगी भरा जीवन सबने अपना लिया था। रघु और साध्वी अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने परिवार को एक साथ खुश और संतुष्ट देखकर मुस्कुराए। उन्हें यकीन हो गया था कि उन्होंने जो अच्छे कर्म किए थे, उनका फल उन्हें शांति और प्रेम के रूप में मिल चुका है। जीवन में सबसे बड़ी जीत बदला लेना नहीं, बल्कि क्षमा करके अपने दिल की शांति को बचाए रखना है, क्योंकि कर्मों का सच्चा फल अंततः रिश्तों की खुशी में मिलता है।